ऐसे ही का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं प्रियंका संभव। आपके लिए लेकर आई हूं मनी सेंट्रल। इस खास शो में जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली खबरों को हम आप तक लेकर आते हैं और उसका विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। थैंक यू सो मच पवन सर, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। नमस्ते सर। सो पवन जी से हम कई सारी खबरों को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले हम बताते थे कि मनी सेंट्रल में किन खबरों पर हमारा फोकस रहने वाला है। तो सबसे पहले आज बात होने वाली है कि पेप्सी, यूनिलीवर और डेनॉन पर लगे उस आरोप की जिसमें कहा गया है कि ये कंपनियां भारत में घटिया प्रोडक्ट बेचती हैं। अगली खबर ईपीएफओ के बढ़ते क्लेम को लेकर है और पता करेंगे कि क्लेम बढ़ने की वजह क्या है। साथ ही में एविएशन स्पेस से बड़ी खबर, एयर इंडिया और विस्तारा का विलय पूरा हो जाएगा और इसके बाद भारतीय एविएशन सेक्टर में क्या बदलेगा, इस पर पवन जी से हम बातचीत करने वाले हैं। कल महंगाई दर के आंकड़े जारी होंगे और इस बार रिटेल महंगाई बढ़ने की आशंका है। हर तरफ से यही संकेत मिल रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। COP29 बैठक से जुड़ी हुई है अगली खबर। अज़रबैजान की राजधानी बाकू में शुरू हो चुकी है बैठक। क्या होगा इस बैठक में, इस पर बात करने वाले हैं। और अंत में घटती कॉर्पोरेट अर्निंग्स ने किस तरह से पूरे सेंटिमेंट को बिगाड़ा है, इस पर भी हम फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर लेकर आते हैं जो आपसे जुड़ी हुई है। फूड कारोबार से जुड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पेप्सी, यूनिलीवर और डैनेन पर आरोप है कि वो भारत सहित कम आय वर्ग वाले दूसरे देशों में ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रही हैं जिनकी हेल्थ रेटिंग बहुत हल्की है। ग्लोबल पब्लिक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन ATNI की इंडेक्स रिपोर्ट में ये आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये कंपनियां उच्च आय वाले देशों में बेहतर स्टार हेल्थ रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स बेचती हैं और भारत जैसे दूसरे देश जो कम आय वाले देश हैं वहां सेल बढ़ाने के मकसद से हल्की रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। तो लड़ाई पुरानी है लेकिन फिर से सुर्खियों में आती हुई। पवन जी, ये जो आरोप लग रहे हैं पेप्सी, यूनिलीवर, डैनॉन पर, इन पर आप क्या कहना चाहेंगे और आपको क्या लगता है इनमें कितना दम है? देखिए, जो इसमें जिस NGO ने सर्वे किया है और जिस निष्कर्ष पे वो पहुँचे हैं वो क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नाम है एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्स, ATNI, जो कि उसका फुल फॉर्म ये है। ये लोग ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में ऑपरेट करते हैं और जब भी इनका कोई सर्वे आता है तो वो काफ़ी क्रेडिबल माना जाता है। इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कह दी है जो हम लोग नहीं जानते थे। आपको पता है पेप्सी, यूनिलीवर, नेस्ले गाहे बगाहे खबरों में छपती रहती है। गाहे बगाहे इन पे रेड पड़ते हैं, फिर इसके बाद इनकी फूड की जो क्वालिटी है उस पर सवाल उठाया जाता है। और अभी पिछले हफ्ते भी हम लोग किसी प्रोग्राम में इसको डिस्कस कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा विस्तार देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जो रेटिंग में जैसे उनका 5 है तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो रेटिंग देते हैं वो देते हैं 1.8 आउट ऑफ 5 और जो हाई इनकम है वहाँ पे रेटिंग होता है 2.3, 2.4 आउट ऑफ 5। तो ये उसका पालन करते हैं और हिंदुस्तान में नहीं करते हैं। हिंदुस्तान के अलावा जो बाकी और लो इनकम कंट्रीज़ हैं, हम तो फिर भी बेहतर हैं। मतलब अफ्रीका जाएंगे तो आपको और मिलेगा प्रोडक्ट और थोड़ा कम तर करके, उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी, पर फिर वो चल रहा है। अब मल्टीनेशनल कंपनीज़ दुनिया के कई देशों में इस तरह से फंक्शन करते हैं और कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि उनका रवैया जो लो इनकम कंट्रीज़ है उसके प्रति दूसरा है और जो हाई इनकम कंट्रीज़, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो नहीं करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे और जो पीयर प्रेशर है और जो प्रेशर ग्रुप है, मतलब सिटीजन्स वगैरह का, वो काफ़ी बहुत मजबूत है वहाँ पे। यहाँ पे ये कैसे भी प्रोडक्ट देते हैं, आप मुझे 2-3 जो सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम बताइए जो बहुत हल्ला हुज्जत करते हैं इसके लिए, आपको कम मिलेगा और बहुत रेयर केस में मिलेगा। तो ये इस तरह से उनकी जो फितरत है उसको हवा देती है और इसी की वजह से आप देखते हैं कि इनके प्रोडक्ट कमतर होते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होती है, उससे लोग बीमार हो सकते हैं, आप उससे मोटापा बढ़ सकता है। मतलब उसको कहते हैं लो ऑन हेल्थ रेटिंग। तो जिस देश में सामान बेच रहे हैं वहां के जो स्टैंडर्ड है, वहां के जो पीयर ग्रुप्स हैं, उन पर निर्भर करता है कि ये किस तरह का प्रोडक्ट बेचेंगे। यानी वो वहां पे फायदा उठा रहे हैं, वो कमजोरी जो है इसका फायदा उठा रहे हैं, वो कर रहे हैं ये काम। ये देखिए, ये जिम्मेदारी हमारी है कायदे से
ये जिम्मेदारी हमारी। हम लोग पिछले हफ्ते आप ही के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे FSSAI का, कि जो काम उनको करना है वो दुनिया किसी और पे भरोसा करती है। ये काम तो हमारे रेगुलेटर को करने चाहिए कायदे से। जो काम ATNI कर रही है, ये काम ATNI का हमारे लिए नहीं है, ये काम हमें करना चाहिए, हमारे रेगुलेटर को करना चाहिए। जो हमारी और बाकी एजेंसियां हैं उसको इस पर ध्यान रखना चाहिए। इसके बजाय हम दूसरों पे भरोसा करते हैं। ये नौबत आती क्यों है? आप देखिए, आपने मसाले में मिलावट करके और उसमें लेड ज़्यादा है या दूसरे जो एलिमेंट ज़्यादा हैं केमिस्ट्री के, तो उस पर तो रोक लगाए ना। उस पर पूरी दुनिया में मसालों से जूझ रहे हैं हिंदुस्तानी के जो प्रोड्यूसर्स हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम नहीं वहाँ बेच पा सकते मिलावट करके, तो वहाँ की कंपनियाँ लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कैसे हमारे सिटीजन्स को खिला सकती है, पिला सकती है, वो देखना हमारा काम है। बिल्कुल। तो कमतर प्रोडक्ट जो हैं वो भारतीय बाजार में ही नहीं बल्कि जो कम आय वाले देश हैं वहां पर ये बड़ी कंपनियां जो है वो पहुंचा रही हैं। अगली खबर, कंपटीशन कमीशन यानी CCI की जांच से पता चला है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और स्विगी ने रेस्टोरेंट के साथ एक्सक्लूसिव करार करके एंटी ट्रस्ट नियमों का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक CCI की जांच बताती है कि दोनों प्लेटफॉर्म्स पर कुछ चुनिंदा रेस्टोरेंट को ज्यादा तरजीह दी जाती है, जिस वजह से मार्केट में कंपटीशन खत्म किया जा रहा है। आरोप है कि दोनों प्लेटफॉर्म्स उन रेस्टोरेंट को स्पेशल फेवर करते हैं जिनके साथ उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स हो रखे हैं। तो इसमें आप किस तरह की गड़बड़ी देख रहे हैं, और अगर CCI का ये रुख है कि यहाँ पर कुछ जो है, कुछ तो दाल में काला है? देखिए, ये केस की शुरुआत 2-3 साल पहले की है। 2022 के आसपास की बात है, जब नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शिकायत की है और CCI के जुरिडिक्शन में अभी चल रही है, जांच चल रही है। इन्होंने कहा है, इन दोनों कंपनियों ने कहा है कि हमें नहीं पता है, लेकिन हम उनसे सहयोग कर रहे हैं। जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अब देखिए क्या है कि जो हालात हैं उसमें आप देखिएगा, स्विगी और जोमेटो ये अपने सेगमेंट की दो बड़ी कंपनियां हैं और ये एक तरह से मतलब एग्रीगेटर ही तो हैं, और क्या हैं। आप किसी रेस्टोरेंट का ये रिव्यू ख़राब कर देंगे, किसी रेस्टोरेंट की रेटिंग ख़राब कर देंगे, अपने हिसाब से स्पेशल रेट देने की मांग करते हैं। तो CCI जिसके बाद हम लोग देखिए, मेरी बहुत आस्था तो है नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में। कोई धड़ाम धकेल निर्णय इन्होंने पिछले 20 साल में किया हो तो मुझे बताइएगा, एक आध को छोड़ करके। तो ये तो बहुत ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स देते हैं, चलती रहती है। बेसिकली एंटी ट्रस्ट लॉ जिसकी बात करते हैं, ये हमारे यहाँ हमने इंपोर्ट किया एक्चुअली इसको अमेरिका से। ये अमेरिका में बहुत तेज़ी से पालन होता है। जैसे वहाँ पे आप एक एयरलाइंस का CEO किसी दूसरे एयरलाइंस से फ़ोन पे बात कर लें, उसमें कार्रवाई हो जाती है। आप सोचिए, वो होता है एंटी ट्रस्ट लॉज को फॉलो करना। 2 CEO वहाँ बात नहीं कर सकते टेलीफोन पे। आप यहाँ पे 2 लोग मिलके, 2-3 कंपनी मिलके आप प्राइस चेकअप करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट्स बदलते हैं, आपके जो आपके ऊपर जो जीने वाले लोग हैं, जैसे इस केस में मान लीजिए स्विगी और जोमेटो जो हैं, आप पूरी शर्तें बदल देते हैं, आप उस पर दबाव डालते हैं, उससे रेट कम करवाते हैं, उससे कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस बदलवाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इस पर मैं तो कहूँगा कि थोड़ी सद्बुद्धि आएगी CCI को, तो इस पर कोई कार्रवाई होगी। अभी इसमें लगेगा थोड़ा वक्त। ये खबरें 2-4 अखबारों में आपने जो देखी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है ये खबर कल को उस तरह से सामने ना आए जिस तरह से आज आपने देखा है, कि कोई किसी और निष्कर्ष पे CCI पहुंच जाए। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उसकी लगता है कि बड़ा कोई क्रांति कर देंगे ये। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO में प्रोविडेंट फंड क्लेम की संख्या बढ़ी है। साथ में EPFO की तरफ से क्लेम सेटलमेंट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान EPF के क्लेम सेटलमेंट में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है। पूरे वित्त वर्ष में 4 करोड़ 45 लाख क्लेम सेटल हुए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ये आंकड़ा 4 करोड़ 13 लाख का था। हालांकि क्लेम सेटलमेंट बढ़ने के साथ EPFO के सदस्यों की संख्या भी बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सदस्यों का कुल आंकड़ा बढ़कर 7 करोड़ 37 लाख हो गया है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 6 करोड़ 85 लाख पर था। तो EPF में हम 2 ट्रेंड सामने आ रहे हैं, सदस्य भी बढ़े हैं और क्लेम्स भी लोगों ने किया है। यानी क्लेम से इसका मतलब हुआ कि भाई जब उनको पैसों की ज़रूरत थी तो उन्होंने अपने EPF से पैसे EPF में डिप किया और वहाँ से पैसे निकाला है। तो ये दोनों ही जो ट्रेंड है, ये विरोधाभास आपको लग रहे हैं? नहीं, तो ये बहुत मिक्स्ड ट्रेंड है प्रियंका। देखिए, होता क्या है कि जो
ये नंबर दिखा रहा है कि नंबर बढ़ रहे हैं, जो ईपीएफ से जो कनेक्ट हो रहे हैं लोग, जो उससे एसोसिएट हो रहे हैं, उसके नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये आपको एक अंदाज़ा देता है कि साहब सिस्टम में नौकरियां इसका मतलब मिल रही हैं, या उस ब्रैकेट में लोग नौकरी मिल रही है जिस ब्रैकेट में आपके लिए ईपीएफओ में कनेक्ट होना ज़रूरी होता है, ईपीएफओ से जुड़ना ज़रूरी होता है। तो एक तो वो संकेत है, एक तो वो निष्कर्ष पर आप पहुँच सकते हैं कि स्थिति ऐसी है कि जहाँ पे इस तरह के नौकरियों की संख्या बढ़ी है जो जिनका पीएफ में आना, पीएफ के एम्बिट में आना ज़रूरी था। दो और निष्कर्ष इसके हैं, बड़े मतलब इस तरह से नहीं है कोई जैसे पहली नज़र में हम कहें और सच हो जाए, लेकिन आप इसको मान करके चल सकते हैं। वो ये है कि क्लेम सेटलमेंट जब होता है तो आप पहले तो इस देश में क्लेम सेटलमेंट पहले कम होता था। वो इसलिए होता था क्योंकि लोगों के एप्लीकेशन सालों साल पड़े रहते और सिस्टम उस पर कार्रवाई नहीं करता था, उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। तो आप इस बात से निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि ईपीएफओ में सेटलमेंट लेना पहले की तुलना में ज़्यादा आसान हो गया है। तो आप तो एक तो ये इस बात पे इस निष्कर्ष पे आप पहुंच सकते हैं। दूसरा कि थोड़ा सा ही सही, लेकिन अगर क्लेम सेटलमेंट हो रहे हैं, अगर उसकी तादाद बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि उस सेगमेंट में काम करने वाले लोगों में जॉब लॉस हुआ है। क्योंकि जिसका जॉब लॉस होता है उसके पास कोई और तरीका नहीं बचता, तो वो फिर पीएफ से पैसा निकालते हैं। तो जो अभी आपके पास जो नंबर हैं, आपके पास जो ट्रेंड्स है, उसके हिसाब से आप ये सब मेरे ख्याल से स्पेकुलेट कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फाइंडिंग्स हैं, तो इसका ये रिजल्ट है। मुझे एक और फैक्टर इसमें लगता है पवन सर कि महंगाई बढ़ी है, ठीक है, लोगों के खर्चे बढ़े हैं, चाहे आप हेल्थ इन्फ्लेशन की बात करें या एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करें। और जब आपको हेल्थ पर खर्चा करना होता है या एजुकेशन पर खर्चा करना होता है, आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, और आपको ईपीएफ में अगर पैसा रेडी दिख रहा है तो आप वहाँ से निकालना चाहेंगे। देखिए, इसमें तो अच्छा ये होता है कि हमारे पास बड़ा एम्पिरिकल डेटा होता है, उस पर बात करते हैं, लेकिन वो हमारे पास अभी नहीं है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं उसी ट्रेंड का हिस्सा है। ऐसा ही होता है क्योंकि जब आप ईपीएफ से पैसा निकालते हैं, एक तो बड़ा वॉल्यूम में निकालते हैं, और दूसरा तब निकालते हैं जब आपको लगता है कि कोई अर्जेंसी है, बच्चों को पढ़ाने की बात है, हॉस्पिटल का खर्चा है, जहाँ पे आपको लगता है कि मोटा खर्चा होगा। अब देखिए, कोई अपने खाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए कोई पीएफ का खर्चा, तो ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो गाड़ी खरीदने के लिए ईपीएफ से पैसे निकाल ले। ऐसा नहीं होता, जनरली नहीं देते आप। बिल्कुल। पर अगर कोई बीमार है, किसी को स्कूल में एडमिशन मिला है, उसको तुरंत पैसे जमा चाहिए, उसको तुरंत फीस जमा करना है, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपके बात से एग्री कर सकता हूँ। बिल्कुल, और इससे पैसा निकालना भी आसान हुआ, इस वजह से भी हम एक अच्छा खासा आउटफ्लो देख रहे हैं। अगली खबर जो बिल्कुल पवन सर के क्षेत्र से हम कह सकते हैं, पवन सर के फेवरेट बीट से हम कह सकते हैं। देश के एविएशन सेक्टर में आज बड़ा विलय होने जा रहा है। एयर इंडिया के साथ विस्तारा एयरलाइन का विलय पूरा हो जाएगा और ये विलय मंगलवार से लागू हो जाएगा। इस विलय के बाद देश में फुल सर्विस एयरलाइन के तौर पर सिर्फ एक एयरलाइन रह जाएगी। अभी तक विस्तारा और एयर इंडिया देश की 2 फुल सर्विस एयरलाइंस हैं और 17 साल पहले देश में 5 फुल सर्विस एयरलाइंस हुआ करती थी। विस्तारा और एयर इंडिया के विलय के बाद जो नई एयरलाइन होगी उसमें सिंगापुर एयरलाइंस की 25.1% हिस्सेदारी होगी। विस्तारा एयरलाइंस में सिंगापुर एयरलाइन की 49% हिस्सेदारी है। तो एविएशन सेक्टर के लिए ये इस दिन को आप क्या कहेंगे? बड़ा दिन, अच्छा दिन, बुरा दिन? आप कैसे रीड कर रहे हैं? बड़ा दिन नहीं कहूँगा, ना बुरा दिन कहूँगा। देखिए, ये बिजनेस के कंसोलिडेशन का हिस्सा है। इस देश में बाकी एयरलाइंस जब बंद होंगी तो जो अभी हैं वो उसमें एयर इंडिया को ये करना ही था, क्योंकि आप 4 एयरलाइंस साथ साथ चलाएंगे, वो बिज़नेस के लिहाज से वो उपयुक्त नहीं है, वो एडवाइजेबल नहीं है। तो उन्होंने उसको 2 हिस्सों में बांटा, एयर इंडिया फुल सर्विस और उनका जो लो कॉस्ट है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस है। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पे, अब आप कहीं से भी इसको आप क्रॉस चेक करिए, वेरीफाई करिए। आप देखिए, इस देश में फुल सर्विस एयरलाइंस ही हैं, सारी फुली सर्विस हैं। आपको पैसा लगभग बराबर का लग रहा है। आप कुछ एक ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से उड़िए, इंडिगो से उड़िए, आकाशा से उड़िए, एयर इंडिया, सबसे सबका फेयर आपको एक जैसा मिलेगा, सर्विस आपको एक जैसी मिलेगी, उनके खर्चे एक जैसे हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट सबके बराबर है लगभग। एयरपोर्ट चार्जेस सबको वही देना पड़ता है। आपको अलग से यहाँ एयरपोर्ट लो कॉस्ट के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में लो कॉस्ट के लिए अलग से एयरपोर्ट भी है, यहाँ नहीं है। तो आप जब नेविगेशन चार्ज वही है, पार्किंग चार्ज वही है, फ्यूल आप उतने पे ही खरीद रहे हैं, फ्यूल उतना ही महंगा है, ऑपरेशनल कॉस्ट का 45-46% आप फ्यूल पे खर्च करते हैं। तो ये इस देश में लो कॉस्ट का क्या मतलब था? जब भी देखिए, इस बात को
जेट एयरवेज का फॉर्मर चेयरमैन हमेशा इस बात को कहते थे कि इस देश में कोई लो कॉस्ट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये सब इसको सेगमेंटेड तरीके से देख सकते हैं, पर जब आप खर्चे की बारी आएगी, अप्रोच की बारी आएगी, तो आपको लगेगा कि फुल सर्विस एयरलाइंस लगभग मोटा सब लगभग फुल ही सर्विस हैं। अब आप इंडिगो देखिएगा, इंडिगो बिजनेस क्लास लॉन्च करने जा रहा है अभी 14 नवंबर से। दिल्ली, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, दिल्ली मुंबई सेक्टर पे बिजनेस क्लास इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो 14 नवंबर से अभी। अब क्या बिजनेस क्लास वो भी ऑफर कर रहा है, बिजनेस क्लास एयर इंडिया भी कर रहा है, वो इकोनॉमी क्लास वो भी कर रहे हैं, इकोनॉमी क्लास ये भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या फुल और क्या लो कॉस्ट करेगा इस देश में। सो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस देश में केवल कहने के लिए फुल सर्विस है और लो कॉस्ट कैरियर है, पर आप जब देखिएगा तो बाकी कामों में वो बराबर मिलेगा। अभी इंडिगो में आपको पता है अभी क्या हुआ, हाल में इंडिगो में हुआ कि अगर आपने खाना खरीदा है तो चाय आपको मुफ्त मिलेगी। उनकी चाय बेचने का जो उनका एक जुनून था वो ख़त्म हो गया, अब वो ठंडे हो गए अब। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे में आप एयर इंडिया में जाएं, कहीं भी जाएं, पैसे बराबर ही लग रहे हैं, 200-300 का फ़र्क पड़ता है। 2-3 जो 6,000 की टिकटें खरीद रहा है 200 के लिए, वो लो कॉस्ट में जाने की वजह फुल सर्विस में जाना तो जो हमारा भ्रम था फुल सर्विस का, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। फुल सर्विस और लो कॉस्ट खर्चा उतना ही आ रहा है इन कंपनियों को, और कंसोलिडेशन इज द वे आउट। हाँ, उसमें अब देखिए मेरी चिंता दूसरी है। मेरी चिंता है कि कंसोलिडेशन के बाद जब एयरलाइंस के नंबर कम हो जाएंगे तो प्राइस जैकअप नहीं हो इस देश में, उस पर वो सरकार की निगाह में रहे। अब सरकार के मौजूदा जो डिटर्मिनेंट से जो मौजूदा उनका आप समझिए कि एक मेजरमेंट का तरीका है, वो क्या करते हैं कि एक सेक्टर का कहते हैं कि लो कॉस्ट तो होगा, प्राइस फिक्सेशन उन्होंने किया हुआ है कि साहब लो जो होगा वो 5,000 का होगा और जो अपर साइड है वो 15,000 का। तो आप बताइए कि इसमें क्या बाकी रह गया फिर? तो उसके पास पूरा एरिया, जब दिल्ली से मुंबई का हाईएस्ट किराया 20,000 फिक्स कर देंगे तो फिर उसमें क्या फिक्सेशन है? तो ऐसे में मैं ये कोशिश करूँगा, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या सरकार इस पर निगाह रख रही है कि नहीं रख रही है, और कल को दो एयरलाइंस हाथ मिला के इस देश में अगर प्राइस जैकअप करेंगी तो क्या होगा। प्राइसिंग का खतरा यहाँ पर मेरी चिंता इस बात से है। और इसके साथ साथ आपने एक खबर ये भी दे दी कि इंडिगो में अब जो है आप बिजनेस क्लास में सफर कर पाएंगे बहुत जल्दी ही। और बढ़िया, उन्होंने अभी तस्वीर दिखाई थी, फर्स्ट क्लास बढ़िया से बिजनेस क्लास की सीटें हैं जो एयर इंडिया की सीटों से मुझे अभी फिलहाल तो बेहतर ही लगते हैं। चलिए, तो इंडिगो के बिजनेस क्लास के लिए भी तैयार हो जाइए। मंगलवार को आने वाले हैं रिटेल महंगाई के आंकड़े, और एक बार लग रहा है कि खाद्य महंगाई फिर से बढ़ सकती है, और खाद्य महंगाई बढ़ने की वजह से रिटेल महंगाई में हम 5.8% को इसे क्रॉस करते हुए देख सकते हैं, जो 14 महीने का सबसे ऊपरी स्तर है। हाल के दिनों में प्याज की कीमतों में भी एक जोरदार उछाल हम सभी देख रहे हैं। महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज का भाव 5 साल के ऊपरी स्तर तक पहुंच गया है, और इधर गेहूं की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। पिछले हफ्ते दिल्ली में गेहूं का भाव 3,200 रुपए के करीब पहुंच गया था। गेहूं और प्याज के अलावा खाद्य तेल और दालों की कीमतों में भी तेजी आई है, जिस वजह से खाद्य महंगाई लगातार बढ़ रही है, और इसकी वजह से रिटेल महंगाई को बढ़ने की आशंका जो है वो दिख रही है। सारे इंडिकेशन से यही कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने वाली है। पवन जी, इसमें दो तीन टुकड़े हैं प्रियंका, जैसा कि आपने बोला कि दाल भी है, गेहूं भी है, अनियन भी है। देखिए अनियन क्या, अभी जो ताज़ा जो ध्यान खींचा है वो अनियन ने खींचा है। 51 से जिसकी प्राइस पहुंच गई 75 पे, 70 पे, अलग अलग वेरिएशन है अलग अलग मार्केट में आप देखेंगे तो। अनियन में क्या है कि अभी 2 हफ्ता कम से कम लगेगा इसको प्राइस को कूल डाउन होने में। देखिए अनियन में 2-3 खेप आती है, 2-3 सीज़न है अनियन के इस देश में, खरीफ, लेट खरीफ और रबी क्रॉप। तो अभी जो ये क्या बोलते हैं, अभी खरीफ की जो फसल आएगी क्रॉप अनियन की, वो अभी हिट करेगा मार्केट को 15-20 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन बता रहा हूँ। हिट तो करेगा अगले 10-12 दिन में, पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में, तो 3 हफ्ते आप लगा लीजिए। तो जो प्याज की कीमतें आप देख रहे हैं वो आ जाएगी लाइन पे, वो मेरे ख्याल से वो कम हो जानी चाहिए, और उसको कम होने में कि हमारे पास सारे डिटर्मिनेंट्स मौजूद हैं। गेहूं के प्राइस अभी आप देखेंगे, गेहूं का प्राइस अगर चढ़ गया है तो गेहूं के प्राइस को भी कूल डाउन होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। अब गेहूं की फसल आने में बहुत टाइम है अभी। बाकी जो सरकार के अपने जो फैसले हैं उस हिसाब से, जैसे आपने तेल की बात कही कि तेल पे आपने ड्यूटीज़ का खेल आपने देख ही लिया कि उस पर ड्यूटीज़ लगाया गया, और ड्यूटीज़ उसके बाद
ये कहा गया अभी कि अभी इसको सरकार वॉच कर रही है। हमारा जोर रहेगा तेल की पैदाइश बढ़ाने, तेल की पैदावार बढ़ाने पे। ये दोनों चीज़ें देखिए लॉन्ग टर्म में अभी कम होंगी। अभी अगले 2-3 महीने में कोई इससे राहत नहीं दिख रही है। हम देखेंगे कि तेल और ख़ासकर जो दाल आप देखेंगे तो इस पे सरकार ये कह रही है कि साहब हमारा जो दाल का मिशन है उसके हिसाब से काम करेंगे, हमारा जो तेल का मिशन है उसके हिसाब से काम करेंगे। 2027 तक हम उसको डबल करने की कोशिश करेंगे। उस पर काम चल रहा है। पर अभी जो इमीडिएट ट्रिगर आप देख रहे हैं महंगाई में, खासकर जो टमाटो, अनियन और पोटैटो का जो अंग है, उसमें जो अनियन की बात कर रहे हैं हम लोग, वो प्राइस कूल डाउन हो जाएगा अगले 2-3 हफ्तों में। बाकी आप देखिएगा तो भी इसको मेरे ख्याल से जिस लेवल पे इन आर्टिकल्स की महंगाई चल रही है, इससे ज़्यादा अभी अब नहीं जाएगी। जैसे वीट और दाल और उसके बाद तेल की, हाँ ये अभी यह तो यही रहेगा आगे, इससे ज़्यादा अभी अब ऊपर नहीं जाएगा। पीक रेट पर है अपने, हाँ, पीक रेट पर जी, आपको लग रहा है अभी के लिए। चलिए अगली खबर, पर्यावरण को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में हर साल देशों की होने वाली बैठक यानी COP29 बैठक सोमवार से अज़रबैजान की राजधानी बाकू में शुरू हो चुकी है। 22 नवंबर तक चलने वाली ये बैठक ऐसे समय पर होने जा रही है जब दुनिया भर में औसत तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है। राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पर्यावरण बचाने को लेकर किए जाने वाले प्रयासों को बेवजह बताया था और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल पर जोर दिया था। तो इस बार की बैठक में कुछ निकलेगा या फिर वही पुराना राग कुछ नहीं निकलने वाला है? और साथ में ये भी बताएगा, आप गए हैं बाकू, यानी आप काफी ट्रैवल करते हैं, बाकू गए हैं आप? जी जी जी, अच्छी जगह है, अच्छी तो जगह आपको लग रहा है कि आपको होना चाहिए था इस बैठक में वहां पर? बहुत बहुत अच्छी जगह है। आजकल उधर एक बाकू एक नया सेंटर बन रहा है जहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी बिजनेसमैन और पाकिस्तानी बिजनेसमैन के जॉइंट वेंचर्स आपको ढेर सारे बाकू में मिल जाएंगे। ये बाकू को नए डेस्टिनेशन के तौर पे जानेंगे आप। अभी से 2 साल बाद आप लोग स्टोरी भी करेंगे, मैं अभी बता देता हूँ आपको। वो एक नई जगह है। देखिए क्लाइमेट फाइनेंस ये इस सम्मेलन के टॉप एजेंडे पे है। क्लाइमेट फाइनेंस अभी आप देखिएगा तो हर साल जो गरीब और जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उसको 2.3 ट्रिलियन के आसपास इनको एनुअल ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको उसको CO2 और जो बाकी कार्बन एमिशन है उसको कंट्रोल करना है तो अब आप इसमें हमारा जो रवैया है, हमने कह दिया है कि साहब देखो हम सबसे बड़े पोल्यूटर हैं, तीसरे सबसे बड़े। हिंदुस्तान तीसरा सबसे बड़ा पोल्यूटर है। तो हमारा अप्रोच ये कहता है कि साहब हमें तो तुमने तरक्की करने दी नहीं, तुम लोगों ने तो कर लिया। अब हमारे अपने हिसाब से हमारी अपनी स्पीड है, हमारा अपना क्लाइमेट फाइनेंस का तरीका है। हमें अगर तुम चाहते हो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अगर उस हिसाब से काम करना चाहते हैं कि एक्टिवली वो मैनेज करें, क्लाइमेट फाइनेंस को एक्टिवली मैनेज करें कि एमिशन को कम करने के लिए, तो आप उसके लिए हमारी मदद करिए फाइनेंशियली। तो अब देखते हैं कि इस बातचीत में कहाँ तक तरक्की होती है। कोई बहुत एकदम से कोई हल निकल आएगा ऐसा तो नहीं है। देखिए इसमें आप क्या है, लगातार ख़राब हो रहे हैं, हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है, अनसीजनल बाढ़ देख रहे हैं आप। पूरे यूरोप का इस बार क्या हालत हुआ आपने देखा, इतनी बारिश हुई और जंगल में आग लग रही है। जो दूसरे जो इल इफ़ेक्ट्स हैं क्लाइमेट गड़बड़ाने के, जैसे जो जगह जो ड्राई है वो और ड्राई हो रहा है, जो जगह वेट है वहाँ पे और वेट हो रहा है, सीज़न खिसक रहा है। तो जब तक इस पे समुच्चय में ये फैसला नहीं करेंगे तब तक मतलब आप समझिए कि अगले 10 साल में ये जगह हिंदुस्तान में भी 1 डिग्री अगर टेम्परेचर अगर उठ गया तो समझिए कि क्या हाल होने वाला है। कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोग नौकरियों से बाहर निकलेंगे, जॉब लॉस होगा। बांग्लादेश अगले 15 साल में रहेगा कि नहीं रहेगा हम नहीं जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन तो ये इसलिए इतनी बहुत बड़ी ये इतनी अर्जेंट एक सिचुएशन है, लेकिन इस पर अभी तक एक सहमति या एक हम दिशा नहीं देख रहे हैं। सहमति तो नहीं हो सकती है, इतने सारे देश हैं, इतने सारे विचार हैं, लेकिन एक दिशा इस ओर काम करते हुए हम नहीं देख पा रहे हैं। नहीं देखिए, अब सहमति बनती है हर में। जैसे हमने कहा था कि हम ज़ीरो एमिशन पे ले जाएंगे 2070 में, हिंदुस्तान ने कमिट किया था। कौन सा वाला ये सम्मेलन था मैं भी भूल रहा हूँ, यूरोप के किसी जगह पे। ऐसा नहीं है, तरक्की होती है। अब जो तरक्की आपको चाहिए, जो अर्जेंसी है उसके हिसाब से आपको एक्ट करना होगा, उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। पर जब 9 दिन में 2.5 कोस चलेंगे तो गड़बड़ होगी। तो इसमें भी वही हो रहा है। देखिए करना पड़ेगा, अभी नहीं करेंगे 2 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद नहीं करेंगे 3 साल बाद करेंगे। ये WTO नहीं है, इसमें नहीं करेंगे तो आप भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा।
तो आपको उम्मीद है कि मुझे लगता है कि इस पे देखिए, खासकर जो नहीं, इस जहाँ- बाकू जहाँ- से कुछ निकल करके आ सकता है आपको? बाकू से नहीं, बाकू से निकल के कुछ आएगा ऐसा नहीं है, पर लेकिन बाकू इंपॉर्टेंट जगह होगा, मैं ये बताता हूँ आपको। ओके, चलिए अगली खबर। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की तरफ से हाल में जारी हुए सितंबर तिमाही नतीजों के आकलन से पता चल रहा है कि सितंबर तिमाही के दौरान कॉर्पोरेट कमाई में गिरावट देखने को मिली है, और ऐसा 8 तिमाही बाद हुआ है जब कॉर्पोरेट अर्निंग्स में हम कमी देख रहे हैं। रिपोर्ट में कुल 1356 लिस्टेड कंपनियों के नतीजों का आकलन किया गया है, जो बताता है कि सितंबर तिमाही के दौरान कंपनियों का कुल मुनाफा 0.6% घटा है। सितंबर तिमाही में इन सभी कंपनियों का कुल कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है वो 2.88 लाख करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2023-24 की सितंबर तिमाही में 2.9 लाख करोड़ रुपए रहा था। कंपनियों के ये बैड अर्निंग सीजन, इसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, मैं तो शॉक नहीं हूँ प्रियंका, मैंने शॉक हूँ, सरप्राइज हूँ। मुझे तो लग ही रहा था कि इनकी फाइनेंशियल हालत वो नहीं रहेगी जो कायदे से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे 2 दिन पहले रिजल्ट आया एशियन पेंट्स का, देखा होगा आपने, उनका प्रॉफिट डाउन है 46%, 45% के आसपास, 40% तो ऊपर ही है। तो पेंट की कंपनियां खराब कर रही हैं, ऑटो की कंपनियां खराब कर रही हैं। जो ऑटो कंपनियां खराब करेंगी तो पेंट वाला खराब करेगा ही करेगा, तो पेंट वाला खराब हो रहा है। आपने जो दूसरे ऑटो की कंपनी देखी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वही हाल देखा। तो सब जगह जब आप हर सेक्टर के MSMEs का बुरा हाल है, तो ऐसे में ये जो रिज़ल्ट आए हैं इसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई नई बात आ गई, क्योंकि ये होना ही था। देखिए, कुछ ITs में, बैंक्स में कुछ बेहतर किया है, कुछ में बैंक्स ने भी बेहतर नहीं किए हैं। तो आप अगर इवन सेक्टर वाइज भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे परफॉर्मेंस क्योंकि डिमांड नहीं है, सिस्टम में डिमांड नहीं था। जब आपको ज़रूरत नहीं है, जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको लगता है ना कि डिमांड डाउन होगा, डिमांड डाउन होगा तो सेल्स डाउन होगा। तो वो सब जगह दिख रहा है। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई आउट ऑफ ब्लू ये हुआ है, ये होना ही था। इट वॉज मच एक्सपेक्टेड। हाँ, डिमांड का पूरा जो चरखा है वो अभी स्लो डाउन की तरफ जो है वो नजर आ रहा है। फेस्टिवल सीजन भी काफी जो है डिमांड के फ्रंट पर काफी बुरा रहा। देखिए, अभी तो ये रजिस्टर करेगा भारत सरकार का जो सर्वे है, मतलब भारत सरकार का जो आधिकारिक रूप से जो स्पोक्स पर्सन है, जो इकोनॉमी पे बात करता है, उसका नाम है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हर बार बड़ा इलेक्टेड हो जाते हैं इसमें, दिवाली वगैरह के सीज़न में। तो दिवाली का सीज़न तो दिवाली का सीज़न ही है ना, दुर्गा पूजा का सीज़न दुर्गा पूजा का ही सीज़न है। वो स्प्रेड ओवर होके इवनली पूरे साल चलेगा, ऐसा नहीं होता। तो अभी इवन अगर आप इसमें भी देखा है आपने कि दिवाली पे, तो मैं इसको मानता हूं कि ये वक्ती हालात हैं, ये अगर मौजूद रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस क्वार्टर में भी अर्निंग खराब होगा। ओके, तो अच्छे संकेत नहीं है बिल्कुल भी। और इसी नोट पर जब अभी एक महीने में ऑटो की बिक्री बढ़ी, जो लास्ट डेटा आया है, अगर वो कंटिन्यू रहता है तो अगले महीने हम देख सकते हैं। तो अगले महीने अगर कंटिन्यू रहता है तो भी हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं। अगर नहीं है, इसका मतलब वो बड़ा एरेटिक बिहेवियर है सेल्स का, डिमांड का। तो जब एरेटिक बिहेवियर सेल्स और डिमांड का रहेगा तो GDP ग्रोथ का भी बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। ओके, चलिए तो इसी नोट पर आज की बातचीत को यही वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच पवन सर, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। फिर मुलाकात होती है अगले सेशन में। शुक्रिया हमारा शो देखने के लिए, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और ज़रूर फिर हम हाजिर रहेंगे कल कुछ ऐसी खबरों के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।